गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छात्रों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान में निर्धनता के कारण। राजस्थान में गरीबी के कौन कौन से कारण रहे हैं उसके बारे में हम विस्तार से आज पढ़ेंगे। तो राजस्थान जो कि एक बीमारू राज्य है और अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ गरीबी के मानक जो हैं वो उच्च हैं। तो यहाँ कौन कौन से ऐसे कारण रहे हैं जिनकी वजह से राज्य गरीबी का सामना कर रहा है, तो इन्हें हम बिंदुवार पढ़ेंगे। तो पहला इसमें बिंदु बनता है ऐतिहासिक व भौगोलिक परिस्थितियाँ। छात्रों, राजस्थान निर्माण से पूर्व राज्य 19 देशी रियासतों में बटा हुआ था, जिसमें सामाजिक व आर्थिक विकास काफी पिछड़ा हुआ था। भूमिगत व कृषिगत व्यवस्था में काफी दोष थे। किसान का आर्थिक शोषण होता था। इसके अलावा राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% भाग जो है वो रेतीला है, जहाँ विकास करना कठिन है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं, अकाल, सूखा निरंतर आते रहते हैं। राजस्थान को अकाल का पर्याय माना गया है। इन सभी कारणों से राज्य में गरीबी व्याप्त है। राजस्थान के अकाल के बारे में भी कहा जाता है पग पुंगल धड़ कोटड़े, बाहु बाड़मेर, जावे लादे जोधपुर, थावे जैसलमेर। इस प्रकार की कहावतें अकाल के संदर्भ में चरितार्थ है यहाँ पर। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ गरीबी व्यापक तौर पर व्याप्त रहती है। जो भौगोलिक संरचना में 61% भाग पर मरुस्थल बताया गया है, जहाँ पानी का अभाव है, खेती कार्य नहीं हो सकता, लोगों के लिए अन्य प्रकार के औद्योगिक रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं। इस वजह से लोगों में गरीबी और निर्धनता अधिक मात्रा में व्याप्त है। दूसरा कारण बनता है जनसंख्या संबंधी कारक। छात्रों, राजस्थान की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। 2011 की यदि हम बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या 6.86 करोड़ थी, जो लगभग 2021 में बढ़कर 8 करोड़ हो गई है। राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने से गरीबी बढ़ रही है। 1980-81 से 90-91 के बीच वृद्धि दर 80.44 व 90-91 से 2001 के मध्य वृद्धि दर ये 28.44 है। 2090 से 91 से 2001 के बीच में 28.41% रही है, जो राष्ट्रीय स्तर से काफ़ी अधिक है। छात्रों, 1981 में राज्य में लगभग 76.6% ग्रामीण जनसंख्या थी। इसके अलावा 2001 के अनुसार 12.6% अनुसूचित जनजाति, 17.2% अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई गई। इसके कारण राज्य में अधिक जनसंख्या वृद्धि दर और जनसंख्या का जो व्यावसायिक वितरण है वो अनुचित होने के कारण राज्य में गरीबी और निर्धनता अधिक मात्रा में पाई जाती है। छात्रों, इसके अलावा राज्य में श्रमिकों के आकस्मिक अनुपात बढ़ने से भी निर्धनता पर प्रतिकूल प्रभाव आया है। समस्त राज्य में 1977-78 में कुल श्रमिकों में आकस्मिक श्रमिकों का जो अनुपात है वो लगभग 9.5% था। आकस्मिक श्रमिकों का मतलब होता है श्रम की आपूर्ति बढ़ जाना। अब उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें हम एक जनसंख्या वृद्धि को भी एक बड़ा फैक्टर मान सकते हैं। जनसंख्या का प्रवास जो है उसको भी एक बड़ा फैक्टर मान सकते हैं। कई बार जनसंख्या दूसरे राज्यों से हमारे यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, दूसरे देशों से यहाँ शिफ्ट हो जाती है, या फिर किसी विशेष जनसंख्या दशक में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण जनसंख्या का जो श्रम की जो पूर्ति है वो बढ़ जाती है और फिर वो बेरोजगारी का उसको सामना करना पड़ता है, जिससे निर्धनता और गरीबी बढ़ने लग जाती है।
छात्रों, समस्त राज्य में 1977-78 में कुल श्रमिकों में आकस्मिक श्रमिकों का अनुपात 9.5% था, जो 1987-88 में 19.6% हो गया। इस प्रकार कुल श्रमिकों में से एक श्रमिक आकस्मिक श्रेणी में आता है, जिसके लिए काम की कोई नियमित व्यवस्था नहीं है। इससे पर्याप्त आमदनी की नियत अवसर का कम रहते हैं तथा गरीबी की मात्रा अधिक रहती है। जो श्रमिक नियमित काम नहीं कर पाता, उसकी आय कम हो जाती है और आय कम होने से निश्चित तौर पर वो गरीबी का सामना करता है। छात्रों, अगला बिंदु इसमें बनता है भूमि सुधार में क्रियान्वयन का अभाव। राज्य में सीमा निर्धारण कानून को लागू करके अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में बांटने के काम में धीमी प्रगति रही। सरकार ने यह प्रयास तो किया था कि सीमा निर्धारण 1976 में किया, और जो भूमिहीन किसान हैं, जो खेतीहर मजदूर हैं, उनको उस भूमि का मालिक बना दिया गया। लेकिन यह प्रगति आज भी बहुत धीमी है। आज भी अनेकों किसान ऐसे हैं जिनके पास भूमि का कोई भाग नहीं है, भूमि की कोई जोत नहीं है, और वो भूमि से वंचित किसान है। जब भूमि से वंचित किसान होते हैं तो उनकी आय नहीं बढ़ पाती है। दूसरे भूभाग पर जो खेती कार्य करते हैं तो उससे उनकी उत्पादकता कम हो जाती है, जिसके कारण वो हमेशा के लिए गरीबी का सामना करते रहते हैं। छात्रों, हम ये कह सकते हैं कि जो धीमी गति रही है, जिसके कारण भूमि पर वास्तविक मेहनत करने वाला व्यक्ति या मजदूर गरीबी का शिकार हो जाता है। कार्यशील जोतों में असमानता भी पाई जाती है। मतलब कुछ लोगों के पास जोतों का बड़ा आकार पाया जाता है और कुछ लोगों के पास जोतों का छोटा आकार पाया जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि अधिक लोगों के पास जोतों का छोटा आकार है और कम लोगों के पास जोतों का बड़ा आकार है, जिसके कारण गरीबी बढ़ रही है, आय की असमानता बढ़ रही है। धनी व्यक्ति धनवान होता जा रहा है और गरीब व्यक्ति अधिक गरीब होता जा रहा है। ये भी गरीबी का कारण है कि भूमि सुधार का जो क्रियान्वयन है उसमें प्रशासनिक भ्रष्टाचार पाया गया है। इस वजह से गरीबी अधिक मात्रा में बढ़ रही है। अगला बिंदु हमारा बनता है कृषिगत उत्पादन में अनियमित उतार चढ़ाव। कृषि एक अनिश्चितताओं से भरा व्यवसाय है, क्योंकि यह मौसम पर निर्भर करता है। इसलिए कृषि में अधिक उतार चढ़ाव आते हैं, जिससे कृषक गरीब होते जाते हैं। छात्रों, राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 60% भाग आज भी खेती कार्य पर अपनी आजीविका को चलाता है, या खेती कार्य पर उसकी आजीविका निर्भर करती है। और कृषि कार्य जो है वो अनिश्चितताओं से भरा व्यवसाय। आज भी लगभग 60% भूमि गैर सिंचित भूमि है, जो वर्षा पर निर्भर करती है और वर्षा में अनिश्चितता होती है, और उस अनिश्चितता के कारण कृषि कार्य सफल क्रियान्वयन नहीं हो पाते हैं, जिससे किसान की आय में वृद्धि नहीं होती है और किसान हमेशा के लिए क्या बना रहता है, गरीब बना रहता है। छात्रों, राज्य में प्रति व्यक्ति व्यय के अनुसार निर्धारित निम्नतम 20% के समूह की आर्थिक सामाजिक स्थिति अधिक दयनीय है। यदि हम प्रति व्यक्ति आय या खर्चे की हम बात करें, जो हमारा PCI है या हमारा PCE है, एक्सपेंडिचर की हम बात करें, उसके अनुसार भी निम्नतम 20% लोग जो हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति काफ़ी दयनीय है। उनके पास मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आय नहीं है। वो अपनी दैनिक जो आवश्यकताएं उनको भी पूरा नहीं कर पाते हैं। उनका सामाजिक स्तर जो है काफ़ी निम्नतम है। उनके बच्चों में कुपोषण का स्तर भी उच्च मात्रा का पाया जाता है। आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी वो लोग काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं। तो 1983 से 83 के 38वें NSS चक्र के आंकड़ों के अनुसार, जो राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के चक्र होते हैं, जो 68 चक्र हो चुके हैं, तो 1983 में 38वां चक्र जो NSS का चला था, NSSO का चला था, उनके अनुसार निम्नतम 2 दशकों में स्वरोजगार में लगे ग्रामीण परिवारों में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय, एक व्यक्ति का औसत खर्चा राज्य में 60.65 रुपये प्रति माह आंका गया था।
जो काफ़ी कम था। 1983 में 15 वर्ष व अधिक आयु के वयस्कों में 20% तक के निम्नतम व्यय समूह में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का जो अनुपात है वो महिलाओं में 21% तथा महिलाओं में 21% रहा था। छात्रों, ऐसी स्थिति में जब महिलाओं का साक्षरता स्तर निम्नतम होता है तो फिर उस परिवार की जो सामाजिक स्थिति होती है उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए वो परिवार हमेशा गरीबी का सामना करता है। इसके अलावा गरीबों द्वारा खरीदे जाने वाले खाद्य पदार्थ की कीमतों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। आप देखिए, वर्तमान में जिस गति से महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब व्यक्ति जिस खाद्य पदार्थ को खरीदते हैं, दाल है, चीनी है, चाय है, तेल है, ये सब पदार्थ बहुत अधिक, इनकी जो कीमत है वो अधिक मात्रा में बढ़ गई है। अब जब लोग इनको नहीं खरीद पाते हैं तो उनकी पोषणिक आवश्यकताएं कम हो जाती हैं, और जब पोषणिक आवश्यकताएं उनकी कम हो जाती हैं तो फिर वो व्यक्ति हमेशा गरीब बने रहते हैं। क्योंकि यहाँ मैं आपसे पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि जो रैगनार नर्क्से है उसका जो गरीबी चक्र है, वो गरीबी चक्र ये कहता है कि कोई व्यक्ति गरीब क्यों है, क्योंकि हम गरीब हैं। तो गरीबी का कारण वो गरीबी को ही मानता है। तो जब उच्च दाम की कीमतें बढ़ जाती हैं, जब कीमतें बढ़ने लग जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति गरीब होने लग। तो छात्रों, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि गरीबी का जो कारण है उसमें खाद्य पदार्थ की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और उनके बढ़ने के कारण गरीबी निरंतर बढ़ रही है। जिन वस्तुओं को हम कम कीमत पर पहले क्रय करके हमारी उपभोग शक्ति और क्रय शक्ति को बढ़ा लेते थे, अब वो उन वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई हैं, जिसके कारण व्यक्ति का उपभोग का स्तर गिरता जा रहा है, उसकी पोषणिक आवश्यकताएं कम होती जा रही हैं, जिससे वो निर्धन होता जा रहा है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि प्रोफेसर रैगनार फ्रिश जो है वो कहते थे कि हम निर्धन क्यों हैं, कि हम गरीब क्यों हैं, क्योंकि हम गरीब हैं। तो रैगनार फ्रिश ने गरीबी का कारण गरीबी को माना है। वो कहता था कि जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो उसको अच्छा भोजन नहीं मिल पाता, या कीमतें उच्च होने से अच्छा भोजन क्रय नहीं कर पाता है, जिससे उसका पोषण स्तर गिर जाता है। और जब किसी व्यक्ति का पोषण स्तर गिर जाता है तो उसकी जो उत्पादकता है उसमें कमी आ जाती है, और उत्पादकता में कमी आ जाती है तो वो ज़्यादा आय प्राप्त या रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता है, जिससे गरीब बना रहता है। तो ये भी एक बड़ा कारण बनता है इसमें कि कीमतों में लगातार जो वृद्धि हो रही है ये भी गरीबी को बढ़ावा दे रही है। अगले बिंदु की यदि हम बात करें, सामाजिक सेवाओं में अपर्याप्तता। छात्रों, समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल व अन्य सेवाओं का अभाव पाया जाता है, जिससे लोग अपने जीवन स्तर को आगे नहीं बढ़ा सकते। मरु क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने के लिए 0.4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसी कारण वो अशिक्षित भी रह जाते हैं, और उनकी शिक्षा गरीबी का स्तर बढ़ाती है। तो जो सामाजिक सेवाओं के अंदर अपर्याप्तता पाई जा रही है, गाँव में स्कूलों का अभाव है, स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है, रोजगार के अवसरों का अभाव है, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, शुद्ध पेयजल नहीं है, तो जिसके कारण लोगों के जीवन स्तर पर अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ रहा है। और इस प्रकार का जो प्रभाव है ये निश्चित तौर पर निर्धनता को आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा अगले बिंदु की हम बात करें तो कॉमन पॉवर्टी, साधनों से मिलने वाली सुविधाओं में गिरावट आई है। सामान्य जो गरीबी है उसके साधन मिलने से उसमें गिरावट आई है। गरीब लोग गांव की कॉमन पॉवर्टी में वन, चरागाह, नदी, तालाब, जल ग्रहण क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। जो इसमें ये सब जो है वो कॉमन प्रॉपर्टी है। कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब है सामूहिक संपत्तियां। विशेष तौर पर ये साधनों से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, जिसमें हम बात करते हैं नदी, तालाब, वन, चरागाह, जल ग्रहण क्षेत्र आदि शामिल किए जाते हैं, और इस संपदा पर सभी का समान रूप से अधिकार होता है। सार्वजनिक संपत्ति का निजीकरण होने से गरीब लोगों इन संसाधनों का उपभोग नहीं कर सकते, जिससे
उनकी आय में गिरावट आ रही है और वे गरीब होते जा रहे हैं। जो सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र का जो बड़ा भाग हुआ करता था, आज कल पैसे वाले लोग या बड़े शक्तिशाली लोगों ने उस प्रॉपर्टी को अपने अधीन कर लिया है, चरागाह भूमि को अपने अधीन कर लिया है, जिसके कारण गरीब लोग अब ना तो अपने पशु चरा पाते हैं वहाँ पर, ना उन नदी नालों से पानी ले पाते हैं। इसकी वजह से उन साधनों के अभाव में वो लोग अधिक गरीब होते जाते हैं। इसके अलावा राज्य में औद्योगिक पिछड़ापन भी एक कारण बनता है गरीबी का, कि राज्य की जो औद्योगिक संरचना है उसमें भी गिरावट आई है या उसका विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है। तो राज्य का औद्योगिक स्तर अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जिससे लोग गरीब होते जा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो छात्रों, यहाँ कुछ इस तरह के कारणों पर हमने बात की थी जो राजस्थान में गरीबी के निर्धारण के कारण बनते हैं, जिसमें हमने 7-8 बिंदुओं पर चर्चा की आपसे, चाहे औद्योगिक पिछड़ापन हो, कॉमन प्रॉपर्टी में गरीब लोगों की सहभागिता कम हो, सामाजिक सेवाओं की अपर्याप्तता हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, इस तरह की सेवाएं गाँव में या छोटे कस्बों शहरों में इनका अभाव है पूर्णतया। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि एक कारण रहा है, ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियां भी इसका एक कारण बनी हैं। कृषिगत उत्पादन में अनियमित उतार चढ़ाव, ये भी कारण इसमें बन रहा है। भूमि सुधार का क्रियान्वयन 1955 का अधिनियम लागू तो किया है, लेकिन उसके क्रियान्वयन में शिथिलताएं हैं, धीमापन है, जिससे वास्तविक व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिला है। तो छात्रों, इस तरह के बिंदुओं को लेकर आप गरीबी निर्धनता के कारणों को बता सकते हैं। और उसमें आगे हम बात करते हैं राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम। सरकार के द्वारा समय समय पर गरीबी उन्मूलन के कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे कि राजस्थान में गरीबी को दूर करने के लिए सरकार कौन से प्रयास कर रही है। तो राजस्थान में गरीबी एक भीषण समस्या है, जिसके समाधान के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रयास आते हैं। अल्पकालिक प्रयास वे प्रयास होते हैं जो कम समय में लोगों को रोजगार देकर उस गरीबी की समस्या से उनको बाहर निकालते हैं, जबकि दीर्घकालिक प्रयास वो होते हैं जो लंबे समय तक लोगों को रोजगार देते हैं और स्थायी रूप से उस गरीबी का समाधान करते हैं। समस्या के तत्काल समाधान के लिए प्रयास जो थोड़े समय के लिए समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं, ऐसे प्रयास अल्पकालिक प्रयास कहलाते हैं। दीर्घकालिक प्रयासों से अभिप्राय कि जो लंबी अवधि के लिए निर्धनता की समस्या के समकक्ष सुझाव व कार्यक्रम, अर्थात सरकार एक निश्चित योजना बनाकर इस समस्या का समाधान करती है। जैसे मनरेगा जो है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, ये गरीबी उन्मूलन या रोजगार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें गांव में लोगों को 100 दिन का कम से कम रोजगार मिलता है और इससे गरीबी उन्मूलन में सरकार को या समाज को मदद मिलती है। तो छात्रों, इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो दीर्घकालिक कार्यक्रम होते हैं। सरकार ने आज़ादी के बाद से ही वर्तमान स्थिति तक इस प्रकार के कार्यक्रमों का नियोजन किया है, इनको आगे बढ़ाया है, जिसमें यदि हम बात करें नंबर 1, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको बोलते हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। यह निर्धनता उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया था। राज्य में यह 1978 से 79 में प्रारंभ किया गया। 78-79 में इसको प्रारंभ किया गया था। यह एक केंद्र प्रवृत्ति योजना का अंग था। इसका व्यय केंद्र व राज्यों के समान रूप में बांटा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब परिवारों को दुधारू पशुओं, बैलगाड़ी, सिलाई मशीन, हथकरघा आदि साधन प्रदान किए गए और इनके लिए सरकार ने अनुदान राशि भी इनको दी। अब इससे होगा क्या? देखिए छात्रों, जब इस प्रकार के संसाधन या साधन जनता को उपलब्ध करवाए गए, जिसमें पशुओं पर लोन दिया गया, उनको अनुदान किया गया, सहायता दी गई, दुधारू पशुओं पर उनको काम करने के लिए बैलगाड़ी पर लोन दिया गया, अनुदान किया गया, सिलाई मशीन उपलब्ध करवाई, हथकरघा उनको दिया सूत काटने के लिए। तो जब इस प्रकार के औजार मशीन उनको उपलब्ध कराए गए तो वो इससे काम कर पाए,
और काम करने से उनको रोजगार मिला, और रोजगार मिलने से उनकी निर्धनता और जो गरीबी की जो हम बात कर रहे हैं वो धीरे धीरे दूर हो गई छात्रों। तो IRDP जो था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट विकास कार्यक्रम, ये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम था जो इस क्षेत्र में एक बड़ा ही व्यापक कार्यक्रम था, और इसकी शुरुआत राज्य में 1978-1979 में की गई। छात्रों, केंद्र सरकार का यह कार्यक्रम था, और इसमें आगे जाकर फिर राज्य सरकार की भागीदारी भी हुई, और आगे जाकर फिर इसको अन्य कार्यक्रम में समायोजित कर दिया गया। इसके अलावा दूसरा हम कार्यक्रम की बात करें तो जवाहर रोजगार योजना है, JRY। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से यह योजना महत्वपूर्ण प्रयास है। यह 1989-90 में प्रारंभ की गई। इसमें केंद्र का 80% तथा राज्य का 20% अंश रहा है। यह दोनों केंद्र और राज्य की मिली हुई योजना है, सामूहिक योजना है। इससे पूर्व राज्य में 2 कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP, और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP। इन दोनों कार्यक्रमों को 89-90 में मिलाकर JRY कार्यक्रम का गठन किया गया। JRY कार्यक्रम 89-90 में बनाया, जवाहर रोजगार योजना। इसमें 2 कार्यक्रम मिलाए गए थे, 2 कार्यक्रमों को जोड़कर JRY बनाया गया था। एक कार्यक्रम तो था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP, और दूसरा था ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP। मतलब जिन लोगों के पास भूमि नहीं थी उनको भूमि उपलब्ध करा के रोजगार मुहैया कराते थे। तो इस तरीके से इसमें JRY जो बनाया, ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए और निर्धनता को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। तो इस संदर्भ में छात्रों, अगले जो हमारे बिंदु हैं, इससे आगे के जो कार्यक्रम हैं उन पर हम चर्चा आगे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।